जी क्लास किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग एंड हो गई थी। जी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी क्लास, एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन में कोई क्यूरी है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम एफपी बेस्ड एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। जी क्लियर है यहाँ तक? मीटिंग एंड होने से पहले, सेशन एंड होने से पहले कोई स्टूडेंट थे जो कुछ क्यूरी कर रहे थे आई गेस, और मीटिंग एंड हो गई थी। अगर क्यूरी है तो कर ले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। नहीं, मेरे को स्लाइड देखनी, स्लाइड नंबर 9 देखनी। स्लाइड नंबर 9, ये स्लाइड नंबर 9। जी हमजा। मैम इन टास्क के सब टास्क भी तो होंगे। जी सॉरी, रिपीट इन करोगे? इन इन टास्क के सब टास्क जो होंगे उसकी लाइन ऑफ कोड नहीं लेंगे हम। तो ये फॉर ओवरऑल कॉस्ट है एग्जाम्पल ना। इस 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस में जितने भी सब टास्क आएंगे, हमने इस पूरे फंक्शन की, एक पूरे फीचर की, अब इसके सब फीचर्स भी हो सकते हैं, मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, सब मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हमने ओवरऑल 5300 जितना जो मेन फीचर्स में ब्रेक कर दिया एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को, और हर फीचर की एक एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाल दी। अब जब 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे, सब फीचर्स होंगे, सब मॉड्यूल्स होंगे, उन सबकी लाइन ऑफ कोड इसी एस्टिमेटेड के अंदर आई है 5300। ठीक है मैम। हम आगे चले। ओके जी, सब क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस स्लाइड में मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 620 था, 620 यहाँ डिवाइड नहीं होगा, लास्ट वाले स्टेप पे डिवाइड होगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने 2 पोर्शन में कैलकुलेशन की है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए हमने लेबर रेट निकाला है, और जो है हमने कॉस्ट पर एलओसी निकाल दी कि हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। अगेन ये सारी चीजों में से कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, ये सब एस्टिमेशन है, ये सब प्रिडिक्शन है, जो हम हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए अपने नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आया है जो आज वेरी फर्स्ट क्लास ले रहा है, और मैं उसकी जो है वो ग्रेड प्रिडिक्ट करूं। अब मैं उसका ग्रेड प्रिडिक्ट कैसे करूंगी, मेरे पास तो उसका कोई डाटा ही नहीं है। तो उसके लिए फिर मुझे उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। वो पास्ट रिकॉर्ड क्या आएगा कि उसके पास हर कोर्सेज में उसके ग्रेड कितना है और उसकी ओवरऑल सीजीपीए कितनी है। तो उसको देखते हुए मैं इस कोर्स की कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। अब जैसे जैसे ये कोर्स वो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, क्विज़ सबमिट करवाएगा, असाइनमेंट, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास इस प्रोजेक्ट का डाटा या इस करंट स्टूडेंट का जो डाटा जो है वो भी इस सेमेस्टर का निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं मैच करके देखूंगी कि जो मैंने प्रिडिक्शन की थी और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो कितना सेम है। एक्यूरेसी तो ये बेस्ट रिजल्ट तो ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो। एटलीस्ट हम उसमें कह रहे थे 70-80% रिजल्ट हमारे अगर सेम हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट है। प्लस माइनस चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, +10 +20 का मार्जिन हम रखते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम 33,200, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 30,000 या 36,000 तक जा सकता है ऑन एवरेज। ठीक है, इतना हम मार्जिन रखते हैं, इतने अपने जो है हम। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर मैं कह रही हूँ 33,200 और एक्चुअल में ये 58 या 55 का बना, तो इसका मतलब हमारे एक्यूरेट, हमने जो एस्टिमेट्स किए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो एस्टिमेट्स एक्यूरेट नहीं है, या तो हिस्टोरिकल डाटा सही से नहीं हमने एस्टिमेट किया, या ये पूरी मैपिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कुछ हमने मिस किया है। लेकिन प्लस माइनस कुछ चीज़ें हम रखते हैं कि चलो इतना तो मार्जिन देते हैं कि इतनी एक्यूरेसी नहीं आती। 100% एक्यूरेसी एस्टिमेट में आना बहुत
मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हो गए हो, आपके प्रोसेसेस मेच्योर हैं, आपका हिस्टोरिकल डाटा बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, और करंट प्रोजेक्ट की ब्रेकिंग भी आपने बिल्कुल सही की। हर चीज़ के डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना, अगर वो सारे फैक्टर्स मीट हो रहे हैं तो एस्टिमेशन भी एक्यूरेसी आना शुरू होगी। अच्छा, स्टार्ट में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन करना शुरू करती है तो वो एस्टिमेट स्टार्ट में इतने एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करने का ऐसे इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, हिस्टोरिकल डाटा इटसेल्फ इतना ज़्यादा मैच्योर इनफ नहीं होता। लेकिन फिर जैसे जैसे एस्टिमेशन करते चले जाते हैं तो वैसे वैसे चीज़ें आप मैच्योर होते चले जाते हैं। जब आप एक दफ़ा एक चीज़ कर लेते हैं स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं तो वो फिर आपके उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं, और उसमें फिर आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें आप एफिशिएंसी ला रहे होते हैं थ्रू, क्योंकि आप एक चीज से गुजर रहे हैं तो उसमें जो एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप वो साथ साथ लिस्ट डाउन भी कर रहे होते हैं, वो सारी चीजों को ओवरकम कर रहे होते हैं आप। अच्छा जी, अब हमारे पास एक फैक्टर ये है कि एलओसी शुड नॉट बी यूज्ड अलोन एज एन इंडिविजुअल मैट्रिसेस फॉर कैलकुलेशन। एलओसी में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एलओसी में टेक्नोलॉजी मैटर करती है, एलओसी में जो आपने लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, वो मैटर करती है। अगर एक फीचर को लिखने के लिए, एक फीचर है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ एक फीचर है ग्रेडिंग का, स्टूडेंट ग्रेडिंग करने का एक फीचर है। अब वो फीचर अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, हो सकता है कि वो मेरे पास 250 या 300 लाइन ऑफ कोड में कंप्लीट हो। वही सेम फीचर अगर मैं सी लैंग्वेज में मुझे उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए मुझे हो सकता है 500 या 600 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े। फीचर एक ही है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर रहा है, अगर वो काम मैं सी लैंग्वेज और वही काम अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में करूँ तो मुझे 800 लाइन ऑफ कोड लगेंगी। इस पे तो सब एग्री कर रहे हैं, करते होंगे ना, कि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आगे मॉडर्न की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे लाइन ऑफ कोड रिड्यूस होता चला जा रहा है, श्रिंक होता चला जा रहा है। अगर हमने सी लैंग्वेज पे काम करते थे तो एक बटन शो करवाने के लिए भी जो है हमें बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती थी, वही काम अगर हम सी शार्प में करें तो वही काम रिड्यूस लाइन ऑफ कोड से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा पास्ट प्रोजेक्ट, ये भी एक फैक्टर है, पास्ट प्रोजेक्ट जो डाटा दे रहा है उस टाइम पे हम सी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, अब हम जावा पे काम कर रहे हैं, तो वो वाला जो हिस्टोरिकल डाटा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सी लैंग्वेज वाली दे रहा है, और अब हम जावा पे काम कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एलओसी अकेला इटसेल्फ इंडिविजुअली अगर हम यूज करें तो वहां पे हमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज डिपेंडेंट है। LOC आपका लाइन ऑफ कोड विच इज डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन इट। हम ये कह रहे हैं कि हम टोटली LOC पे जो है वो फोकस करने के बजाय हम कोई और मेट्रिक भी उसके साथ यूज करें। फिर एक नई अप्रोच यूज हुई, FP बेस्ड एस्टिमेशन। FP क्या है? फंक्शनल पॉइंट्स, कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर दें और उन डोमेन्स की बेसिस पे हम उनको वेट दें और वेट पे हम FP काउंट निकालें। FP focuses on estimates inputs, कि हमारा जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, वो आउटपुट कितने जनरेट करेगी, इंक्वायरीज मीन सर्चिंग वगैरह किस तरीके से होगी, फाइल्स की कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी जो डेटाबेस स्टोरेज हो रही है, एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस अगर कोई यूज हो रहे हैं तो, rather than software functions of CAD। FP बेस्ड एस्टिमेशन क्या कह रही है कि हम अपने प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक करने के बजाय हम अपने प्रोजेक्ट को इन डोमेन्स में ब्रेक कर दें। ये 5 डोमेन्स, हमेशा आप जब FP बेस्ड एस्टिमेशन करेंगे यही 5 डोमेन्स यूज हो रही होंगी, कि आप जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसमें इनपुट कितना, एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है कि कितना इनपुट जाएगा। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि लॉगिन फॉर्म है तो एक इनपुट यूजर का जाएगा, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे टीचर की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो एक इनपुट टीचर का जाएगा, मैनेजर का है तो मैनेजर का इनपुट, और कोर्स क्रिएट करना है तो एक कोर्स का इनपुट जाएगा, ग्रेडिंग करनी है तो उसका इनपुट जाएगा। तो नंबर ऑफ इनपुट्स टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट जो आपकी एप्लीकेशन जनरेट कर रही है, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आपको शो करवा रही है, इंक्वायरीज कितनी है, ठीक है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स लेकर आओ जिन्होंने जो है इस सेमेस्टर की फी पे नहीं की, तो ये एक इंक्वायरी है। मैं कह रही हूँ वो जो है स्टूडेंट्स की लिस्ट शो कर दें जिनका लास्ट सेमेस्टर में
ए ग्रेड रहा है, या वो स्टूडेंट की लिस्ट शो करते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में उनका ग्रेड किसी भी कोर्स में फेल है। तो ये डिफरेंट इंक्वायरीज हैं जो मैं आपकी एप्लीकेशन या आपके सिस्टम से पूछ सकती हूँ। नंबर ऑफ फाइल्स, टोटल फाइल्स डेटाबेस में कितनी स्टोर है, एक स्टूडेंट की फाइल होगी, एक टीचर की फाइल होगी, एक कोर्सेज की फाइल होगी, रजिस्ट्रेशन की फाइल होगी, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी फाइल्स हैं। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, क्या कोई एक्सटर्नल इंटरफेस आपकी एप्लीकेशन यूज कर रही है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ जैसे जूम की इंटीग्रेशन है, तो दैट इज एन एक्सटर्नल इंटरफेस कि जूम भी इंटीग्रेट हो रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि ये किस लिए हेल्पफुल होगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑनलाइन हो जाए, जो भी जूम सेशन में अगर 140 या 150 मिनट की क्लास हो रही है, तो 150 मिनट में से उस डेट पे उस टाइम पे अगर 120 मिनट तक कोई स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है तो आप उसकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस मार्क कर दो। तो ये एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होगा, जूम की इंटीग्रेशन वाला। तो क्या कोई ऐसी चीज भी आपकी एप्लीकेशन में यूज हो रही है या नहीं हो रही। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रही होंगी। मैंने आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बताई है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ और होंगी। नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा हमारे पास, डॉक्टर की एंट्री, पेशेंट की एंट्री, कोई नई रजिस्ट्रेशन हो रही है, कोई रूम्स की एंट्री, कौन सा रूम अवेलेबल है, कौन सा रूम अवेलेबल नहीं है, रूम की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स, कौन सी डेट पे किस पेशेंट की किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कौन से रूम में। नंबर ऑफ इंक्वायरीज, लेट सपोज डॉक्टर एक्स के विजिटिंग टाइम्स क्या हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कौन कौन से बेड अवेलेबल हैं, कौन कौन से बेड अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें नंबर ऑफ इंक्वायरीज में आएंगी। नंबर ऑफ फाइल्स, रूम कितने हैं हमारे पास, डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, टाइम स्लॉट्स क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या आ सकता है, लेबोरेटरी से लिंक, ठीक है। कि अगर कोई लैब टेस्ट हम कर रहे हैं तो हम पेशेंट को एक नंबर दे दें कि अगर वो इन्हीं लैब से टेस्ट करवा रहा है तो ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट डॉक्टर के पास मौजूद हो जाए, ऐसा आगा खान हमें होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेस अगर जो लैब है उससे कनेक्शन की टेस्ट लैब में हो और रिजल्ट पूरा डॉक्टर के जो है वो हॉस्पिटल की डेटाबेस में स्टोर हो और डॉक्टर डायरेक्ट उसको व्यू कर सके जिसने उसको सजेस्ट किया, रेकमेंड किया है। तो ये इतने ऐसे कोई एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होगी। तो अगेन हर इस डोमेन के लिए हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे और वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ईवी का यूज किया था। ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। तो हर इंडिविजुअल जो डोमेन वैल्यू निकली है उसको हमने एस्टिमेटेड वैल्यू दे दी, और ये एस्टिमेटेड वैल्यू अगेन उसी फॉर्मूले से निकली है। ये आगे इन्होंने बताया भी होगा, ये देखें। अगर नंबर ऑफ इनपुट का हमने निकालना है तो ऑप्टिमिस्टिक 20 है, मोस्ट लाइकली 24 है और पेसिमिस्टिक 30 है कि इस प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ इनपुट की तादाद इतनी है। बेस्ट केस ये है कि 20 इनपुट्स ही इनफ होंगे, उसमें काम हो जाएगा। मोस्ट लाइकली क्या है कि नंबर ऑफ इनपुट्स एवरेज पे है कि 24 होंगे, और पेसिमिस्टिक क्या है कि 30 होंगे। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाल ली, 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। वही फॉर्मूला जो हमने एलओसी के लिए किया था, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर इंडिविजुअल डोमेन की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए। हमने नंबर ऑफ इनपुट निकाला, नंबर ऑफ आउटपुट के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने हर डोमेन को वेट दे दिया। वेट का क्या मतलब है, एज एन एनालिस्ट, एज एन एस्टिमेटर, हमने ये कहा कि इस फीचर की या इस डोमेन की हमारे प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है, उस बेस पे हमने उसको वेट दे दिया। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा वेट होगा। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कोई डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशन है तो उसमें नंबर ऑफ फाइल्स का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस बहुत हैवी होगी, ठीक है। इंक्वायरीज भी होंगी, बाकी सारी चीज होंगी, लेकिन ओवरऑल जो वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी की बेसिस पे हम वेट दे रहे होंगे, एक नंबर असाइन कर रहे होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू। और ये कौन कर रहा होगा, ये एस्टिमेटर जो है वो आपके बिजनेस एनालिस्ट से पूछ के कि इन डोमेन में से सबसे ज्यादा जो है वो किसका होना चाहिए फैक्टर, रोल जिसका आपके एप्लीकेशन में ज्यादा हो, तो फिर वो एनालिस्ट बताएगा, उसकी बेसिस पे एस्टिमेटर हर इसको वेट असाइन कर रहा होगा। एफपी काउंट आप कैसे निकालेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एस्टिमेटेड वैल्यू विद द असाइन वेट। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,
16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। ये वैल्यूज जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी हो, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रही होंगी। और ये एस्टिमेटेड वैल्यू पास प्रोजेक्ट से आ रही है, और ये वेट हमने खुद निकाला है ऑन द सिग्निफिकेंस ऑन ऑफ दीज डोमेन्स की। इस डोमेन में से किस डोमेन की सिग्निफिकेंस हमारे पास सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास एफपी काउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, वेट हमें ये बता रहा है कि ये जो हमने इंडिविजुअल डोमेन्स निकाले हैं, इन डोमेन्स की हमारे प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी डोमेन की इस वक्त सबसे ज्यादा। अगर मैं कह रही हूँ कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें फाइलिंग सबसे ज्यादा होगी, तो इसीलिए हमने उसका वेटेज ज्यादा रखा है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स का वेट ज्यादा हो सकता है। तो वेट हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इन डोमेन्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। तो वो हमारा जो है एस्टिमेटर एनालिस्ट से पूछेगा कि भाई आप हमें बताएं कि इनमें से कौन से डोमेन की ज्यादा आपके प्रोजेक्ट में रोल सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो आप हमें प्रायोरिटाइजेशन कर दें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इनमें से कौन सा है। नंबर ऑफ इनपुट्स जो है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है, आउटपुट का ज्यादा है, तो उसकी बेसिस पे आप एक नंबर अलॉट कर देंगे कि इस डोमेन का इस प्रोजेक्ट में रोल सबसे ज्यादा है। तो उसकी बेसिस पे आपने वेट असाइन कर दिया, वेट को मल्टीप्लाई कर दिया एस्टिमेटेड वैल्यू से, तो एफपी काउंट हर इंडिविजुअल डोमेन का हमने निकाल दिया बाय मल्टीप्लाइंग एस्टिमेटेड वैल्यू विद इट्स वेट। ये हमारे पास एफपी काउंट आ गया। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकली है हर डोमेन की, बिल्कुल वैसी निकली है जैसे एलओसी में हमने ईवी का फॉर्मूला यूज करते हुए निकाली थी। अब हमारे पास आ गई एफपी बेस्ड एस्टिमेशन। एफपी बेस्ड एस्टिमेशन हमें क्या कह रही है, अब हम फंक्शन पॉइंट की बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले हमने एलओसी की बेसिस पे किया था, अब हमने फंक्शन पॉइंट की बेसिस पे किया है। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 6.5 एफपी पर मंथ। हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या कह रही है जी फहद, कोई क्वेश्चन है बेटा? यस मैम। मैम वेट जो होगा वो हम अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, मतलब टोटल हमने 10 रख दिया तो उस ग्राफ पर हम सबको स्केल कर लेंगे। आप 10 भी रख सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, आप 11 भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो आपको क्या प्रायोरिटी दे रहा है। मतलब मैम स्केल तो सबको एक जैसा ही करेंगे ना? स्केल मतलब मतलब कि मैं स्केल करना चाह रहा हूँ आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 50 सबको। हम यहाँ पे वेट सिर्फ एक नंबर दे रहे हैं। अब वो वेट नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हमें ये बता रहा है कि इसकी हमारे प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी क्या है। जितना ज्यादा नंबर होगा जितना ज्यादा वेटेज होगा उतनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, जितना कम वेट होगा उतनी कम प्रायोरिटी होगी। मैम मैं नंबर ऑफ फाइल्स को अपनी तरफ से 100 तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि नहीं, ये नंबर ऑफ उसको फाइल्स मैंने हमें किसी। वेट हमें ये नहीं बता रही कि तादाद कितनी होगी। वेट हमें एक एक वैल्यू दे रही है। ठीक है, लेट सपोज ऐसी है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे एम्प्लॉयज को रैंक कर रही हूँ। ठीक है, उनको वेटेज दे रही हूँ। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अटेंडेंस, वो कितने पंक्चुअल हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस, हाउ दे कम्युनिकेट। तो इन डिफरेंट फैक्टर मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हैं। अब वो डिपेंड करता है, कुछ सिनेरियोज में वो क्वेश्चंस, लेट सपोज मैंने 6 आपको गिनवा दिए, तो मैं 6 की बेसिस पे उनको वेट कर रही हूँ। जिस एम्प्लॉय की सारी चीजें चेक चेक यस 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 होंगे, मैं उसको 6 वेट दे दूंगी। अब नाउ इट डिपेंड्स कि मैं किन फैक्टर्स पे वेटेज दे रही हूँ। अगर मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको 15 की बेसिस पे वेट करूंगी। अगर मेरे पास 9 का सिनेरियो है, ठीक है, कि उनकी अटेंडेंस क्या है, कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी लर्निंग कैसी है, कैपेबल है या नहीं है, पंक्चुअल है या नहीं है, ड्रेसिंग सेंस है या नहीं है, और उसके अलावा और क्या चीज़ होंगी, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीम वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, विद इन अ टीम सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये 9 फैक्टर्स हो गए। सो अब मैं 9 में से वेटेज दे रही हूँ। तो वेटेज बेसिकली किन फैक्टर्स पे हम चीज़ों को प्रायोरिटाइजेशन दे रहे हैं, वो वैल्यू होगी। तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके मैम। जिस चीज़ का फैक्टर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, जिसकी सिग्निफिकेंस कम होगी उसका वेट कम होगा। और उसी की बेसिस पे हम एफपी काउंट निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एस्टिमेटेड वैल्यू विद द वेट।
ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी एम्प्लॉय का बोनस निकाल रहे हो, तो बोनस निकालने के लिए उसकी बेसिक सैलरी मतलब जो एस्टिमेटेड हमने लगाई है ये, और उसके साथ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम कह रहे हैं कि ये वेटेज है जिसको हम मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल सैलरी निकाल रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब एफपी बेस्ड एस्टिमेशन हमें क्या कह रही है कि हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन 6.5 एफपी पर मंथ जनरेट कर रही है। ठीक है, वहां पे एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन थी, तो एलओसी की हमने वो की। अब हम एफपी बेस्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा भी हम एफपी का निकालेंगे कि एटलीस्ट 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर रही है, और लेबर रेट कितना है, वो 8000 पर मंथ है। तो हमने हर एफपी को राइट डाउन करने की कॉस्ट निकाल दी बाय डिवाइडिंग 8000 बाय 6.5। तो जब मैं 8000 को डिवाइड करूंगी 6.5 से, तो मेरे पास हर फंक्शन पॉइंट को लिखने की कॉस्ट आ गई। अब देखिए यहाँ पे, वहां पे एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन में हमने डायरेक्ट एड अप कर दिया था, कोई फॉर्मूला नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट अप्रोच थी। एफपी हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच है, ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। ये देखें, डायरेक्ट अप्रोच एलओसी, इनडायरेक्ट अप्रोच एफपी, यानी कि जिसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उसकी बेसिस पे मैं एफपी कैलकुलेट करूंगी। अगर हम एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन देखें, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, हमने डायरेक्ट एलओसी को ऐड ऑन किया और वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है बाय एडिंग ऑल द एलओसीज। लेकिन यहाँ पे एफपी बेस्ड एस्टिमेशन में मेरे पास पूरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मीन्स पहले मुझे ये अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी। वो अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। समीशन ऑफ एफपी काउंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये जो एफपी काउंट है इन सब का सम, हर डोमेन का जो अलग अलग एफपी काउंट आ रहा है इन सबको हम ऐड अप करेंगे। जैसे वहां पे हमने सिर्फ एलओसी ऐड अप किया था, यहाँ पे एफपी का सम चाहिए होगा हमें, दैट इज समीशन ऑफ एफपी काउंट मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यूज जो है ये रिग्रेसिव वैल्यूज हैं, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये फॉर्मूले पे पूरा बैकएंड पे काम हुआ हुआ है, और फिर ये वैल्यूज रिग्रेशन एनालिसिस में पूरी जो है वो टेस्टिंग हुई है डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के, और ये कांस्टेंट वैल्यूज ड्राइव हुई है 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब ये एफ आई क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। समीशन ऑफ एफ पी काउंट समझ में आ गया क्या है? समीशन ऑफ एफ पी काउंट इज द सम ऑफ ऑल एफ पी विच वी हैव कैलकुलेटेड इन दिस टेबल। जो जितने एफपी काउंट है अलग अलग डोमेन का, उन सबको आपने सम अप करना है, ऐड अप करना है। जब आप इसको ऐड अप कर देंगे दैट विल बी समीशन ऑफ एफपी काउंट, यानी कि इन सब का सम। तो ये हमारे फॉर्मूले में समीशन ऑफ एफपी काउंट आ गया जो 318 है। 0.65 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा जब आप एफपी कैलकुलेट करेंगे 0.65 ऐसे ही रहेगा एंड 0.01 ऐसे ही रहेगा। बाकी हमारे पास है समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई इज बेसिकली एडजस्टमेंट फैक्टर। एफपी बेस्ड एस्टिमेशन क्या कह रही है कि आप जब एफपी बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, उसके अलावा हमारे पास जो है जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो डेटाबेस क्या है, कौन सी यूज हो रही है, किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, डेटाबेस सर्वर की स्पीड क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, वो सब डिफरेंट फैक्टर्स। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या कर रहा होता है, एफपी जो है कुछ डिफरेंट फैक्टर्स पे काम कर रहा होता है, उन डिफरेंट फैक्टर्स की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर्स की बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अगर तो सारे के सारे फैक्टर्स मिनिमम है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि सारे के सारे फैक्टर्स 1 है, मिनिमम है, तो क्या हो जाएगा 0.01, उसका आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उन फैक्टर्स को बढ़ाती चली जाऊंगी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट फैक्टर्स की वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन पॉइंट के 14 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, और हम उनको स्केल कर रहे होते हैं 5 में। यहाँ पे हमारे पास लिमिट है कि हम 5 की बेसिस पे स्केल कर रहे हैं।
5 मीन्स बहुत हाई प्रायोरिटी है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही 5 से कम वैल्यू होती चली जाएगी उसका वेटेज कम होता चला जाएगा। अगर तो 14 के 14 सारे फैक्टर्स को मैं हाई ग्रेड कर दूं विच इज़ 5, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। जो मेरे प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट समथिंग अराउंड 4.5 लाख आ रही है, इसको बढ़ा के 5 लाख तक ले जा सकता है। कैलकुलेट करके आप देख लें चाहे तो। और अगर मैं कह रही हूँ कि इसकी वैल्यू 1 है, 14 फैक्टर जो एफपी के हैं वो सब मिनिमम लेवल पर हैं, मींस 1 सबको मैंने वेटेज किया है, आउट ऑफ 5 हम ग्रेड कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो अगर 14 के 14 तमाम फैक्टर्स को मैंने 5 ग्रेड कर दिया है, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ एफ आई कैन बी 70 और मिनिमम वैल्यू कैन बी 1। सब फैक्टर्स को मैंने 1 दे दिया, मींस मिनिमम। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर्स फॉर एफपी, उसमें डिफरेंट चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो रही होती हैं। वो डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, प्रोग्रामर कैपेबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर समझ में नहीं आई, वाली इस तरह से दोबारा बता सकते हैं? क्या समझ में नहीं आया? ये सबमिशन ऑफ एफआई वैल्यू किस तरह आई है, ये समझ में नहीं आया। हाँ वो तो मैं आपको बता रही हूँ ना, समीशन जो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स की वैल्यू है। वो डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोग्रामर कैपेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके के 14 क्वेश्चंस होते हैं, 14 डिफरेंट चेक्स होते हैं, और उन 14 डिफरेंट चेक्स को हम 1 से 5 तक ग्रेड कर रहे होते हैं। 5 मीन्स बहुत हाई प्रायोरिटी, 1 मीन्स नो प्रायोरिटी और नो इम्पैक्ट एट ऑल। अगर मैं कह रही हूँ कि वो सारे के सारे फैक्टर्स बहुत हाई हैं, मुझे डेटाबेस की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट क्यूरीज हो रही हैं और उसके लिए मुझे डेटाबेस की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको मैं क्या रेट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये फैक्टर की वैल्यू 5 है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड मुझे चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास प्रोग्रामर मुझे चाहिए, बहुत स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए, तो उसको मैं कितने ग्रेड कर दूंगी, 5। इसी तरह जो 14 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर्स को हम इंडिविजुअल कुछ ग्रेड कर रहे होंगे ऑन देयर बेसिस और इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डाटा हमें प्रोजेक्ट। पास गिवन होगा क्या? हाँ वो लिस्ट तो आपके पास होगी कि वो फैक्टर्स कौन से हैं। वो लिस्ट मैं निकालना चाह रही हूँ, स्लाइड में है नहीं वो लिस्ट, अगर एक्यूरेट मुझे मिल जाए ना तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन 14 GSCs ऑन अ स्केल 0 to 5। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, जिसको हम कैसे निकाल रहे होते हैं, जिसको हम निकाल रहे होते हैं 0 to 5 पे ग्रेड कर रहे होते हैं। 0 मीन्स नो इम्पैक्ट, 5 मीन्स हाई इम्पैक्ट। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, वो फैक्टर्स हैं हमारे पास, मैं नेट से सर्च कर रही हूँ तो वो फैक्टर्स मुझे मिल जाएं, क्योंकि ये स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है। और ये 5 डोमेन्स ही आ रही हैं। अच्छा, जरा कोई स्टूडेंट सर्च करे कि मिल रहा है नेट पे समीशन ऑफ एफ आई फॉर फंक्शन पॉइंट। वो 14 फैक्टर्स क्या हैं, मैम क्या सर्च करना है? 14 फैक्टर्स ऑफ एफ पी। ठीक है, मेरे पास आ गई है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे है डेटा कम्युनिकेशन। हमें अपनी एप्लीकेशन में डेटा कम्युनिकेशन कितनी चाहिए होगी,
कि मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे जाके ना आपको शो करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो है डेटा कम्युनिकेशन, कि आपकी एप्लीकेशन में डेटा कम्युनिकेशन आपको किस किस तरीके की चाहिए होगी। तो इसको आप 0 से 5 के उस पर स्केल कर रहे होंगे। सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, मीन्स आपका डेटा डिफरेंट सर्वर्स पर होगा, डिफरेंट डेटाबेसेस होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे चल रही होंगी। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है और बहुत हाई है तो फिर हम इसको 0 से 5 की बेसिस पे ग्रेड कर रहे होंगे। ये हमारा सेकंड फैक्टर है। इसी तरह के 14 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। थर्ड फैक्टर है हमारे पास परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपके पास कोई रियल टाइम एप्लीकेशन है तो आपको 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए और विद इन टाइम अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास रियल टाइम नहीं है, बैच टाइम है, तो प्रोसेसिंग उसके लिए आपको परफॉर्मेंस बहुत हाई होना भी ज़रूरी नहीं है। हेविली यूज कॉन्फ़िगरेशन, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट को रेट कर रहे होते हैं। फिफ्थ वन है हमारे पास ट्रांजैक्शन रेट। ट्रांजैक्शन मीन्स कितनी जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन हो रही है। अगेन अगर रियल टाइम है तो ट्रांजैक्शन रेट बहुत हाई चाहिए होगा आपको, तो फिर आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली 4 या 5 ग्रेड कर रहे होंगे। और अगर आपके पास कोई रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है, बैच प्रोसेसिंग है, तो उसमें ट्रांजेक्शन बहुत, या अगर मैं कह रही हूँ कि हेल्प डेस्क पे सिर्फ एक ही पर्सन उसको यूज़ कर रहा है तो उस पर ट्रांजेक्शन रेट कम होगा। और अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगी। ऑनलाइन डेटा एंट्री, ठीक है, इन डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे आप निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे होते हैं, समीशन ऑफ FI, जो कि हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि अगर इन सारे फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर इन फैक्टर्स की वैल्यू कम होगी तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन डेटा एंट्री हो गई आपकी एंड यूजर एफिशिएंसी। एंड यूजर एफिशिएंसी। ठीक है, एंड यूजर एफिशिएंसी हमें क्या बता रहा है कि आपके जो यूजर हैं जो उसको यूज कर रहे हैं वो कितने लिटरेट हैं रिलेटेड टू द कंप्यूटर नॉलेज, मतलब उनको कितनी नॉलेज है, एफिशिएंटली एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी उनको, तो फिर अगेन कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑनलाइन अपडेट्स, ये कोई और अपडेट्स वगैरह जनरेट हो रही हैं, ऑनलाइन नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास 9th वन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। मैम ये स्लाइड्स में नहीं है। नहीं, ये स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये नेट पे इजीली मिल जाएगा। ये मैं नोट करवा रही हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर दें या मैं इसको स्लाइड उसमें कॉपी पेस्ट करके स्लाइड में डाल देती हूँ। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। 10 रीयूजेबिलिटी, अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं मैम तो ये क्या आप उनको दोबारा से कंपोनेंट्स को रीयूजेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये वो फैक्टर्स हैं जी। इंस्टॉलेशन ईज, ठीक है, इजीली इंस्टॉलेशन हो इसके जाएगी। आप उसके साथ कोई कोई गाइड भी दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन गाइड, या नहीं दे रहे। ठीक है, ऑपरेशनल ईज, यूज करने से रिलेटेड आपने कोई ट्यूटोरियल बनाया या चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। ठीक है, मल्टीपल साइट्स, एक ही साइट है या मल्टीपल साइट्स हैं, ये हमारे पास 13 हो गया। और 14 हो गया हमारे पास, किसी का माइक ऑन है बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। और 14 है हमारे पास फैसिलिटेट चेंज। ठीक है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप ग्रेड कर रहे होते हैं 0 से 5 के स्केल पे। ठीक है, अगर तो मैं कह रही हूँ कि सारे के सारे फैक्टर्स को मैं 5 ग्रेड कर देती हूँ, तो ये कितने फैक्टर्स हैं, 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। तो यहाँ पे हमारे पास जो समीशन आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 70। तो हमारे पास ये रही स्लाइड, इसका हम एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे
ऐड कर दिए। अच्छा, इसको यहीं तक रखते हैं, मैं साथ साथ अटेंडेंस ले लूँ क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। मैम जो ग्रुप वो अप्रूव नहीं है उनका क्या है? अच्छा, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सैयद मोहम्मद अली नकवी, ओके। फवाद महमूद सिद्दीकी, ओके। फैजान कुरैशी, फैजान कुरैशी। मोहम्मद हसान अहमद, मोहम्मद हसान अहमद। शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर। मैम अटेंडेंस ऐड किया करो विद स्टूडेंट नहीं आईडी। वो मिस वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो तो इस वजह से ना मसला हो रहा था। हसान अहमद 8998। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी। ताहिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। चैट पे सेंड किया करो, अटेंडेंस में म्यूट करी हुई आपसे सबके बाहर। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद। हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर, तलहा खान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, हारिस रहमान। मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिया खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तज़ा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, बिलाल लतीफ़, अब्दुल राफे, खान कैसर, अब्दुल राफे, खान कैसर। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं, फिर 15 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह 10:35 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैट पे अपनी स्टूडेंट अटेंडेंस सेंड कर दी है उनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है।